नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी के बारे में बताना चाहता हूं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक्शन के लिए मेरा मुल्क हिंदुस्तान तैयार है। मेरे मुल्क हिंदुस्तान की सेना तैयार है। जब से सेना के बड़े अधिकारियों ने अपनी तैयारी की बात बताई, पीओके को लेकर हलचल तेज हो गई। पूरी दुनिया में चर्चा है। पीओके को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ बस यही चर्चा है। पाकिस्तान किसी वक्त पीओके पर बड़ा एक्शन ले सकता है। पीओके हमारा है, पहले हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, फिर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब हिंदुस्तान के बड़े अधिकारी कह रहे हैं पीओके हमारा है। पीओके पर हम कभी भी एक्शन ले सकते हैं। बस एक आदेश का इंतजार है। पीओके पर इन बयानों के क्या मायने हैं, मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री की खबरों से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ नापाक परमाणु डील की है। जब से खबर मीडिया की सुर्खियां बनी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। हर कोई पाकिस्तान को भला बुरा कह रहा है। पाकिस्तान पैसे के लिए अपने परमाणु बम बेच रहा है। पाकिस्तान पर यह बड़ा खुलासा रूस के एक सांसद ने किया है। पाकिस्तान की नापाक परमाणु डील कैसे माहौल बिगाड़ रही है, अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान क्या पैंतरे अपना रहा है, मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगा। एक बार फिर किम जोंग ने दुनिया को युद्ध वाला डर दिखाया है। किम जोंग गुस्से में है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अमेरिका की हरकतों से नाराज है। अमेरिका साउथ कोरिया के साथ साझा सैन्य अभ्यास कर रहा है। किम जोंग भड़क गए हैं। किम जोंग का गुस्सा सातवें आसमान पर है। मिसाइलों की बरसात होती है। साउथ कोरिया की तरफ से एक के बाद एक कई सारे मिसाइल दागकर किम जोंग ने कैसे साउथ कोरिया को डराया है, कैसे अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है, आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके हमारा है। हम किसी भी कीमत पर पीओके को हासिल करके रहेंगे। यह हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है। यह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आवाज है। यह देश के होम मिनिस्टर अमित शाह की आवाज है। यह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज है और यह राष्ट्र की आवाज है। पीओके हमारा है। यह जज्बात हर हिंदुस्तानी के इरादे बुलंद करता है। दो हिस्सों में बटे कश्मीर को एक करना, कश्मीर से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर करना। सुन लो पाकिस्तान, हर हिंदुस्तानी अब यही चाहता है। पीओके को हिंदुस्तान के नक्शे का हिस्सा बनाना है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को सुन लो, तुम्हें पीओके छोड़ना ही होगा। हिंदुस्तान की फौज हर हाल में पीओके हासिल करके रहेगी। हिंदुस्तान में अब यह आवाज बुलंद होने लगी है। हिंदुस्तान में अब यह मांग जोर पकड़ने लगी है। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह के ये बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं और वो अब दिन दूर नहीं जब पीओके में तिरंगा लहराएगा। पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। हिंदुस्तान तैयार है। हिंदुस्तान की सेना भी तैयार है। बस एक आदेश का इंतजार है। पीओके पर सेना का बड़ा ऐलान सामने आया है। पीओके हासिल करने का आदेश मिला तो पीछे नहीं हटेंगे। कोई और नहीं, चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओजला का बयान आया है। भारतीय सेना हमेशा तैयार है। पीओके पर एक्शन के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। जो बात हिंदुस्तान की जनता बोल रही, जो बात हिंदुस्तान के राजनेता बोल रहे, अब वही बात हिंदुस्तान की फौज भी कह रही है। फौज तैयार है। पीओके के हासिल करने के लिए हिंदुस्तान की फौज तैयार है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सेना के बड़े अधिकारी का बयान सुनवाना चाहता हूं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, जिसकी धमक से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। आप सुनिए कश्मीर के चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट एडीएस ओजाला का यह बयान।
हमारी रेडीनेस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस आज जो है बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है। और अगर कभी कोई कारण या कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर हमारे को इसको आजमाने की ज़रूरत पड़े, तो आप एक अलग जो है प्रभाव जो है इसका देखेंगे। जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर। और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में, हम उसी को जो है रिफ़ाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम बना रहे हैं, ताकि जब भी इसकी ज़रूरत पड़े उस टाइम पे फिर हमारे को पीछे देखने की। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने मीडिया की बात करने के दौरान यह बात कही है। जब उनसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सवाल पूछा गया तो राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों सेना के शौर्य दिवस के खास मौके पर पीओके पर बयान दिया था। रक्षा मंत्री के इस बेहद खास बयान के बाद से चर्चा गर्म है, पाकिस्तान में हलचल है, भारत पीओके पर किसी बड़ी तैयारी में है। पीओके पर बड़ी कार्रवाई के संकेत रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के एक बेहद कार्यक्रम के दौरान दिया था। साल 1947 में बडगांव हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई लैंडिंग ऑपरेशन के 75वें वर्ष के मौके पर रक्षा मंत्रालय ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शौर्य दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे और यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बेहद खास कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने पीओके पर बड़ा बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको रक्षा मंत्री के राजनाथ सिंह का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसको लेकर हलचल मच गई। अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर लेफ्टिनेंट जनरल ओजला का पीओके पर तैयारी वाला बयान सेना के इस बड़े अधिकारी के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं, जिनके जिम्मे इस वक्त कश्मीर की कमान है। उनकी तरफ से ऐसे बयान का सामने आना बेहद खास है। कश्मीर सीमा पर काम का उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। इसी साल मई में उन्होंने नया कश्मीर संभाला है और कार्यभार भी संभाला है। मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल ओजला के बारे में बताना चाहता हूं। भारतीय सेना के सामरिक महत्व वाली कश्मीर की चिनार कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अमनदीप सिंह ओजला के पास है। अपने 35 साल के कैरियर में ओजला एक ने एक लंबा कश्मीर घाटी में ही वक्त बिताया है। काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट होने के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अच्छे खासे जानकार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला कुपवाड़ा स्थित ब्रिज डिवीजन के जीओसी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इससे पहले चिनार कोर में भी ये बात बीजीएस यानी ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ और एलओसी के फरकिनिया ब्रिगेड में कमांडर रह चुके हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर उधमपुर स्थित उत्तरी कमान में भी एमजीएस यानी मेजर जनरल स्टाफ के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 1987 में भारतीय सेना की राजपुताना राइफल में एक सैन्य अफसर के तौर पर शामिल होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ओजला पाकिस्तान से सटी सीमा पर एक बटालियन की कमान संभाल चुके हैं। चिनार कोर के कमान संभालने से पहले वो राजधानी दिल्ली में सेना मुख्यालय में डीजीआईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला का कश्मीर से दिल्ली से कश्मीर पहुंचना, चिनार कोर की कमान संभालना संयोग नहीं बल्कि एक बड़ी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। पीओके को लेकर हमेशा से हिंदुस्तान में ऐसी ही भावना रही है। पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बने, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मिलकर पूरा कश्मीर बने, देश में लंबे वक्त तक
इस मुद्दे को अहमियत नहीं देते। सियासी चलन 2014 के बाद से हालात बदले हैं। केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से माहौल बदलने लगा है, खासकर साल 2019 में जब से जम्मू कश्मीर से धारा 300 हटाकर इसे फ्रंट पर कुछ बड़ा हो सकता है। पीओके हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसी उम्मीद जगने लगी। पीओके पर पहली बार बड़ा बयान हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिया था, जब संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने जोरदार अंदाज में, दमदार अंदाज में पीओके पर अपना दावा पेश किया था। वो सबने सुना था। सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माने सर प्लीज। सभापति महोदय, माने प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भावना के जिस आवेश में पीओके को लेकर अपनी बात रखी थी, आज भी सुनने वालों को भरोसा जगता है। पीओके को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की मोदी सरकार बहुत गंभीर है। कभी भी चमत्कार हो सकता है, ऐसा चमत्कार जिसके लिए देश ने लंबा इंतजार किया। साल 1947 में पाकिस्तान से हुई लड़ाई के बाद कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। कश्मीर का जो हिस्सा हिंदुस्तान के पास रहा, वो जम्मू कश्मीर के नाम से भारत का एक सूबा हो गया। वहीं कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ था, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रशासन को काबू करने के लिए दो भागों में बांट दिया, गिलगिट बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर में कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का भी शामिल है। इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जम्मू कश्मीर यानी पीओके भी कहते हैं। हिंदुस्तान इसे पूरे हिस्से को अपना मानता है, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर को गुलाम मानता है। आज इसकी आजादी की तैयारी में जुटा है। साल 1947 के बाद से जो गलती तत्कालीन सरकारों की तरफ से की गई थी, उससे सुधार करना चाहते हैं। साल 1947 में भारत की स्वतंत्र समय के वक्त अंग्रेजों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने की आजादी दे दी है। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं सुना। जम्मू कश्मीर और कश्मीर का एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना तय है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होने की वजह से माहौल बिगड़ता चला गया, ऐसी बात कही जाती है। साल 1947 21 अक्टूबर को पाकिस्तान समर्थित काबिलों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। आक्रमणकारियों ने पुंछ जिले के कब्जे में ले लिया, मुजफ्फराबाद, बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील तक दूर गए। तब जाकर 24 अक्टूबर साल 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने शर्त सामने रखी, भारत तभी मदद करेगा जब महाराजा हरि सिंह समझौते के दस्तावेज पर साइन करेंगे। आखिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के समझौते पर दस्तावेज साइन किए थे। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने बड़गांव हवाई अड्डे पर लैंड किया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत
श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के सामने लड़ने लगी। इसी लड़ाई में दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनने के रखने के लिए समझौता हो गया और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वो उसके पास ही रह गए। पाकिस्तान के हथियार गए इलाके को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाने लगा। इस पूरी कहानी में कई पेचीदे मसले शामिल हैं। सभी संबंधित पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं जो इस विवाद के कायम रहने की वजह से बता रहे हैं, लेकिन अब लंबा वक्त गुजर गया है। हिंदुस्तान अब इसे और लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत साफ दे दिए, कश्मीर की सीमाओं का विस्तार होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे कश्मीर का अहम हिस्सा होगा। जो विकास की योजनाएं इस तरफ कश्मीर में चलाई जा रही थीं, उन्हें पीओके के तरफ से पहुंचाया जा सकेगा। पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकता है। पाकिस्तान रिमोट से पीओके में सत्ता चलाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में कहने के लिए यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। इसके अलावा इस राज्य का अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, लेकिन बस नाम के लिए पाकिस्तान सरकार की कश्मीर अफेयर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान मिनिस्ट्री दोनों के बीच पुल का काम करती है। पीओके की सत्ता को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की पाकिस्तान वाली पार्लियामेंट में कोई हिस्सेदारी नहीं है। पीओके की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। 2005 में आए भूकंप ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और 30 लाख लोग बेघर हो भी गए थे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, पिछले दिनों बाल ने पीओके के लोगों को बदहाल कर दिया था। पाकिस्तान खुद को नहीं संभाल पा रहा था, अपने लोगों को राहत नहीं पहुंचा पा रहा था। पीओके की स्थिति कैसे लेता है? पीओके बाढ़ में कई लोगों की मौत हुई, लाखों लोग बेघर हो गए। पीओके के ऐसी बदहाली की खबरें नहीं आती। पीओके में कानून व्यवस्था की बदहाली वहां के लोगों को रुलाती रहती हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान की अधिकृत और उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। पीओके के लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाना बार बार चाहते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पीओके की एक रेप पीड़िता की स्टोरी आपको अप्रैल महीने में मैंने दिखाई थी। रेप पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई थी। पीओके में लॉ एंड ऑर्डर कितनी खराब है सब कुछ बताया। इस जुर्म के खिलाफ महिला लगातार न्याय की गुहार लगाती रही। पीओके की पुलिस, पीओके की सरकार, न्यायपालिका से उसे 7 सालों में न्याय नहीं मिला, जिसके बाद उसने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी। मैं एक बार फिर से आपको पीओके की उस रेप पीड़ित का बयान सुनवाता हूं जो राष्ट्र की आवाज में रो रो कर चीख कर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही थी। आप भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर से है। मेरा केस गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग और अफवाह तबान का है। मैं पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हूँ। मुझे जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने और यहाँ की अदालतों ने इंसाफ फराहम नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं आज अपने इस वीडियो पैगाम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो हमें हमारी रियासत में आने की इजाज़त दें। मेरे बच्चों की जानों को खतरा। पीओके से ऐसी बदहाली की तस्वीरें आती रहती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, उसके बाद सेना के बड़े अधिकारी का पीओके पर बड़ा बयान उम्मीद बढ़ाती है। हिंदुस्तान में तो इसे लेकर काफी ज्यादा खुशी है। पीओके के लोग से उम्मीद जगती है जब पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा तब सब कुछ अच्छा होगा। कश्मीर की विकास योजनाएं पीओके में और तस्वीर बदलेगी। पीओके के भी हालात सुधरेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं पीओके से जुड़े इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञों की राय क्या है, मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी सुनवाना चाहता हूं। अभी हाल ही में शौर्य दिवस पे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान पूरे तरीके से तैयार है और जल्दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस अपने पोजीशन में लेगा।
इससे हम सबका मनोबल बहुत ऊंचा हुआ, हम सबको बहुत खुशी हुई ये सुन के। और जो चिनार कोर यानी कि 15 कोर जो कि श्रीनगर में बेस्ड है, सब जानते हैं इसके बारे में, उनके कोर कमांडर साहब लेफ्टिनेंट जनरल ADS ऊजा साहब ने बोला है कि एक बार सरकार का आदेश आ जाए, का ऑर्डर आ जाए, तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं वापस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए। और जनरल ऊजा साहब, आपको और पूरे 15 कोर को, बल्कि पूरी इंडियन आर्मी को मैं बधाई देता हूं और शुक्रिया हमारी इतनी अच्छी तरीके से हिफाजत करने के लिए। निसंदेह भारत की सरकार और भारत की सेनाएं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भारत में विलय को लेकर के संकल्पबद्ध हैं और समय आने पर निसंदेह इसका विलय भारत में किया जाएगा। वास्तविक रूप से देखें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारतीय टेरिटरी है, वहाँ के लोग भारतीय हैं, जिसके के ऊपर पाकिस्तान ने इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। पाकिस्तान को ये जो इल्लीगल ऑक्यूपेशन है जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और ये जो पूरी भारतीय टेरिटरी है उसे भारत को वापस कर देना चाहिए। और यदि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनती है कि जिसमें कि भारत की सेनाओं को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी तरीके के ऑपरेशन को लॉन्च करने की आवश्यकता हुई, तो इसके लिए भारत की सेनाएं पूरी तरह से समर्थ हैं, सक्षम हैं और ऐसा वो कर सकती हैं। और आज की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा किम जोंग का गुस्सा एक बार फिर से दुनिया को डरा रहा है कैसे। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। एक बार फिर किम जोंग ने पूरी दुनिया का युद्ध वाला डर दिखाया है। किम जोंग गुस्से में है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अमेरिका की हरकतों से नाराज हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया से साझा सैन्य अभ्यास में किम जोंग भड़के हुए हैं। जब किम जोंग का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंचा, मिसाइलों की बरसात होती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर एक बार फिर से मिसाइलों की बरसात कर दी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया बार बार दक्षिण कोरिया को उकसाने में लगा है। किम जोंग की धमकियों और सिलसिलेवार तरीके से किए जा रहे मिसाइल परीक्षण ने जमीन पर तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका के लाख समझाने के बावजूद उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण करने से बाज नहीं आ रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना के बाद उत्तर कोरिया ने बुधवार को एक एक कर 10 मिसाइल दागी। इनमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के पास गिरी। मिसाइल दागे जाने के बाद दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में अब दक्षिण कोरिया ने भी किम जोंग उन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दक्षिण कोरिया ने बताया कि उसने उत्तर कोरियाई मिसाइल परीक्षण के जवाब में हवा से सतह पर मार करने वाली घातक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने दागी थी 10 मिसाइलें। दक्षिण कोरिया की सेना ने बयान जारी कर बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने उत्तर कोरिया की पूर्वी सीमा के पास 3 मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी और पश्चिमी तटों पर 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि 3 उत्तर कोरियाई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट किया है। इनमें से एक मिसाइल समुद्री सीमा के करीब आकर गिरी थी।
दक्षिण कोरियाई सेना की तरफ से बताया गया है कि उसने इस मिसाइल की वजह से दक्षिण कोरिया को हवाई सर्वे से जुड़ा रेड अलर्ट जारी करना पड़ गया था। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि उत्तर कोरिया ने वोनसान के पूर्वी तट से बुधवार सुबह इन मिसाइलों को फायर किया गया है। हवाई हमले का अलर्ट जारी। दक्षिण कोरियाई सेना की तरफ से दिए गए बयान में यह भी कहा गया है, एक मिसाइल दक्षिण कोरिया की पूर्वी समुद्री सीमा से 26 किलोमीटर दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गिरी है। इसके अलावा उलुंग द्वीप से 167 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में क्षेत्र में भी मिसाइल गिरी है, जिसके बाद उलुंग द्वीप पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मिसाइल अटैक के बाद दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया इस साल 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण कर चुका है। इन मिसाइलों में विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जापान की ओर फायर की गई मध्यम रेंज की मिसाइलें भी शामिल हैं। दक्षिण कोरिया ने भी दागी 3 मिसाइलें। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने लड़ाकू विमानों के जरिए उत्तर कोरिया की पूर्वी सीमा के पास 3 मिसाइलें दागी हैं। परमाणु हथियारों की धमकी। इन मिसाइलों को ऐसे समय में दागा गया है जब उत्तर कोरिया की तरफ से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी दी गई है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि इन दोनों देशों को इतिहास की सबसे भारी कीमत चुकानी होगी। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार करने के लिए अमेरिका की आलोचना की है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। अमेरिका हो गया अलर्ट। कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल दागी थी। दावा किया गया है कि इस हमले में जापान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर जमीन पर हालात जरूर तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया को मिसाइल परीक्षण रोकने की लगातार चेतावनी दी जा रही है, मगर सन की तानाशाह किसी की सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। सन की किम जोंग उन अपनी रणनीति पर कायम है और लगातार मिसाइल दाग रहा है। दुनिया दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की ओर से दागी जाने वाली मिसाइलों को उकसाने की कार्यवाही के तौर पर देख रही है। अमेरिकी सेना ने भी तेजी से बदलती इन स्थितियों के बीच अपने सहयोगियों से चर्चा करना शुरू कर दिया है। आखिर दोनों देशों के बीच क्या है दुश्मनी की वजह? आपको बता दें कि आखिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद क्या है? क्यों नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? कोरिया 1948 तक संयुक्त देश था। 1910 में कोरिया पर जापान ने जबरन कब्जा कर लिया। ये कब्जा अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के आखिर तक बना रहा। जब जापान ने हथियार डाल दिए तो सोवियत संघ ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि अमेरिका ने दक्षिण हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। कोरिया के दोनों हिस्से उत्तर और दक्षिण के बीच जून 1950 में युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी सेना के साथ 15 अन्य देश दक्षिण कोरिया के साथ आए, जबकि उत्तर कोरिया का साथ रूस और चीनी ने दिया। 3
साल तक चला ये संघर्ष साल 1953 में खत्म हो गया, जिसके बाद दोनों स्वतंत्र देश बन गए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन तो गए, लेकिन विभाजन के बावजूद आज भी इन दोनों के बीच तनाव जारी है। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश की थी, जिसने इन दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान की एंट्री की खबरों से हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ नापाक परमाणु डील की। जब से यह खबर मीडिया की सुर्खियां बनी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। हर कोई पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है। पाकिस्तान पैसों के लिए अपने परमाणु बम बेच रहा है। पाकिस्तान पैसों के लिए मानवता का सौदा कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यूक्रेन के साथ पाकिस्तान की परमाणु डील का खुलासा रूस के एक सांसद ने किया है। पाकिस्तान की नापाक परमाणु डील के माहौल बिगाड़ दिया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान नए पैंतरे आजमा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी रिश्तों को बिगाड़ने वाला यह बताया जा रहा है। पिछले 9 महीनों से जारी यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब पाकिस्तान की भी तथाकथित एंट्री हो गई है। रूसी फेडरेशन काउंसिल की रक्षा समिति के सदस्य और सांसद इगोर मोरोजोव ने मंगलवार को पाकिस्तान पर सनसनीखेज खुलासा किया है। रूसी सांसद इगोर मोरोजोव ने कहा है, परमाणु बम विकसित करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RI नोवोस्ती के अनुसार मोरोजोव ने दावा किया है कि यूक्रेन के विशेषज्ञ ने पाकिस्तान जाकर परमाणु हथियार बनाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान पर उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को परमाणु तकनीक बेचने का खुलासा हो चुका है। रूस पर बुरी तरह भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रूसी सीनेटर के आरोपों पर रूस से जवाब मांगा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम इस तरह के बेबुनियाद बयान से हैरान हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान पूरी तरह से पाकिस्तान और रूस के रिश्तों की भावनाओं के खिलाफ है। असीम इफ्तिखार ने कहा कि हमने रूसी विदेश मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि रूसी सीनेटर इगोर मोरोजोव ने न्यूक्लियर प्रोवोकेशंस इन यूक्रेन हु नीड्स इट नामक न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल प्रोजेक्ट यूक्रेनियन डोसियर पर बात करते हुए पाकिस्तान पर यूक्रेन की परमाणु हथियार बनाने में मदद के आरोप लगाए। सीनेटर इगोर मोरोजोव ने कहा है कि यूक्रेन के डर्टी बम बनाने का राज किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन के पास पैसे की कमी मूलभूत समस्या है, जिसके कारण ये खतरा वास्तविक हो जाता है कि यूक्रेन उकसावे में आकर डर्टी बम का उपयोग कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन पर भी लगाया आरोप। रूसी फेडरेशन काउंसिल की रक्षा समिति के सदस्य और सांसद इगोर मोरोजोव ने कहा है, टोच का युग कम शक्ति वाला परमाणु बम है जिसे कहीं भी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी संसद की अनुमति के बिना भी अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बम का उपयोग करने की अनुमति है। इगोर मोरोजोव ने आशंका जताई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने परमाणु हथियार बनाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से भी चर्चा की होगी। हालांकि मोरोजोव ने इन आरोपों के पक्ष में किसी भी तरह का कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। क्या है डर्टी बम? डर्टी बम आम बम की तरह विस्फोट नहीं करते हैं।
ये बम विकिरण फैलाने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों जैसे जहरीली परमाणु की मदद से बनाया जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस बम का उपयोग आतंकवादी हथियार के तौर पर कर सकते हैं। संतुलन बनाता रहा है पाकिस्तान। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से ही पाकिस्तान दोनों देश के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान रूसी कार्रवाई की स्पष्ट रूप से निंदा करने से बचता रहा है, वहीं यूक्रेन में मानवीय संकट पर चिंता भी व्यक्त की है। रूसी नेता इगोर मोरोजोव का अगर दावा सही है तो एक बार फिर से कंगाल पाकिस्तान की सेना परमाणु बम की तकनीक बेचकर पैसा कमाने की फिराक में है। इससे पहले पाकिस्तानी विशेषज्ञ AQ खान ने उत्तर कोरिया को परमाणु बम की तकनीक दी थी। कहा जाता है कि इसके बदले उसे उत्तर कोरिया ने मिसाइल तकनीक दी थी। रूस के मिसाइल हमलों से दहला यूक्रेन। रूस ने सोमवार को एक बार फिर मिसाइल हमलों से यूक्रेन के शहरों को दहला दिया है। इन मामलों में कीव, खार्किव सहित कुल 10 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। हमलों से इन क्षेत्रों के 18 विद्युत संयंत्रों को नुकसान हुआ है। इनमें एक बड़ी पनबिजली परियोजना भी शामिल है। हमले के बाद राजधानी कीव के आकाश में गाढ़ा काला धुआं छाया देखा गया। हमले से हुए नुकसान की जानकारी कीव प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन बताया गया है कि अभी तक के रूसी हमलों से करीब 3.5 लाख बहुमंजिला रिहायशी भवन पानी बिजली से वंचित हो गए हैं। इसके कारण मोबाइल फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। खार्किव के मेयर ने बताया है कि रूसी हमले से एक महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा को नुकसान पहुंचा है। 24 फरवरी को रूसी हमले से पहले यूक्रेन की कुल बिजली जरूरत के 5% हिस्से का इसी परियोजना से उत्पादन होता था। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर विस्फोट के बाद से रूसी सेना यूक्रेन की बिजली परियोजनाओं को लगातार निशाना बना रही है। इससे ठंडक के मौसम में यूक्रेन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जेलेंस्की से फोन पर बाइडेन ने खोया था आपा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जून के महीने में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत के दौरान अपना आपा खो दिया था। ये घटना तब हुई जब उन्होंने अतिरिक्त सैन्य सहयोग की मांग की थी। हालिया मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। एनसीबी न्यूज की एक खबर के मुताबिक अमेरिका की ओर से रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सहायता करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद से दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच प्रतिदिन मौजूदा हालातों को लेकर बातचीत होती थी। जून में फोन पर बात करते हुए बाइडेन ने जेलेंस्की को बताना ही शुरू किया था कि वो $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद कर रहे हैं। इतने में जेलेंस्की ने उनको टोकते हुए ये बताना शुरू कर दिया कि यूक्रेन को और कितना अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। इस दौरान बाइडेन ने अपना आपा खो दिया था और ऊंची आवाज में व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की थी। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। फिर भी रूस की ओर से हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद से रूस नए सिरे से यूक्रेन पर और घातक हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक मशहूर कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उस गड्ढे में खुद गिरता है। कुछ ऐसा ही हाल चीन का है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में कोरोना का लहर शांत हो रहा है, तो दूसरी तरफ चीन में कोरोना तेजी से फैल रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी के सख्त तहत लॉकडाउन लगाया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चीन के कई इलाकों में लॉकडाउन से हालात बिगड़ गए हैं। सख्त लॉकडाउन की वजह से चीन के लोग काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपात हालात में ही लोग घरों से निकलने की इजाजत दी जा रही है। लोग को खास किस्म के प्लास्टिक टेंट में जबरन क्वारंटाइन किया जा रहा है। यानी
इस समय चीन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की चपेट में फिर आया चीन। नई लहर ने कम्युनिस्ट शासन की बढ़ाई चिंता। चीन के कई शहरों में लगा लॉकडाउन। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस की नई लहर ने कम्युनिस्ट शासन को चिंता में डाल दिया है। चीन में 3 महीनों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना के प्रसार के चलते चीन ने 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। खास बात यह है कि चीन में ये लॉकडाउन ऐसे समय में लगाया गया है जब ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ताइवान को लेकर एकदम युद्ध जैसे हालात हैं। इसके अलावा चीन में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होने वाली है। ये बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बेहद अहम बताई जा रही है। चीनी मीडिया के मुताबिक शंघाई में कोरोना के 47 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की ये संख्या पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा है। शंघाई के 16 में से 5 जिलों में लोगों की जांच के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चीन के व्यापारिक हब के नाम से विख्यात शंघाई में कोरोना वायरस के प्रसार के चलते भीड़भाड़ वाले इलाकों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कई दूसरे संस्थानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। शंघाई के इन जिलों में जब तक लोगों की कोरोना जांच नहीं हो जाती है तब तक प्रतिबंध लगे रहने के आदेश दिए गए हैं। दुनिया भर के देश जहां कोरोना और लॉकडाउन से आगे बढ़ चुके हैं, चीन एक बार फिर अपनी जीरो कोरोना पॉलिसी को लेकर सख्त है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नॉर्थ चीन के फैयान में भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा होहोट शहर में भी बाहर से आने वाले लोगों और वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। चीन में पार्क, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी कर दिया गया है। चीन में किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामले चीन के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। संक्रमण के मामले ऐसे मौके पर बढ़ रहे हैं जब चीन में राष्ट्रीय कांग्रेस का 20वां सम्मेलन होने वाला है। राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सम्मेलन 5 साल में एक बार होता है। ये चर्चा जोरों पर है कि इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपना कार्यकाल बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में कोरोना के मामले चीन को चिंता में डाल सकते हैं। गौरतलब है कि जीरो कोविड नीति को लेकर चीन में विरोध होता जा रहा है। इस नीति के चलते यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। चीन की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। इसके साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन का आह्वान भी किया गया है। चीन में इस नियम की काफी आलोचना भी हो रही है। जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना के कहर से लगभग उभर चुकी है, लेकिन चीन अभी भी कोरोना से दो हाथ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे होगी आपसे मुलाकात।